नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 की परीक्षा के लिए कल से जो प्रैक्टिस सेट की हम क्लास स्टार्ट किए हैं, उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम जीके और जीएस के 30 बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व करवाते हैं। ये 30 जो प्रश्न आपके आगामी पीईटी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बस काम इतना करना है कि प्रत्येक प्रश्न को ईमानदारी पूर्वक सॉल्व करना होता है और कमेंट बॉक्स में बताना होता है कि इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने सही हो पा रहे हैं। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हमारा है। आइए वीडियो को बिना किसी देरी के लगाना स्टार्ट करते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न का आंसर देने की आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? राइट आंसर हो जाएगा बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है इस समारोह के दौरान, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो उपनयन समारोह होता है, इस दौरान बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। इसमें से कौन सा उपवेद नहीं है आपको बताना है। तो इसमें से आपका जो योग वेद है यह उपवेद का एग्जाम्पल नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आपका धनुर्वेद हो गया, शस्त्र शास्त्र हो गया, आयुर्वेद हो गया, ये सभी आपके उपवेद हैं, लेकिन जो योग वेद है यह उपवेद के अंतर्गत नहीं आता है। तो एक फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। अशोक का वह कौन सा शिलालेख है जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहबाज गाड़ी। यह जो शिलालेख है अशोक का, इसमें जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। किस लिपि का? तो इस शाहबाज गाड़ी में जो है खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, खरोष्टी लिपि का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक यहाँ पे पूछे गए हैं कि कौन है। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है किसके द्वारा करी गई थी? तो हरिहर राय, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हरिहर राय के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तथा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किस वर्ष में करी गई थी? तो 1336 में। आप याद रखिएगा, 1336 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना करी गई थी। आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है आपसे पूछा जा रहा है। जलालुद्दीन मोहम्मद, तो इसको हम किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसको जो है अकबर के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी। तो इसमें से ऐसा कौन है जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की सहायता नहीं करी थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवध की बेगम हजरत महल। इन्होंने तो विद्रोह लड़ा था ना, तो आप याद रखिएगा, जो अवध की बेगम थी, बेगम हजरत महल, इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो लखनऊ से जो है इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो इनका नाम जो है इसमें नहीं आएगा। बाकी ग्वालियर के सिंधिया ने मदद की थी, हैदराबाद के निज़ाम ने मदद की थी अंग्रेज़ों की, इसके बाद भोपाल के सिकंदरी बेगम ने जो है, इन तीनों ने, ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निज़ाम और भोपाल के सिकंदरी बेगम ने, इन तीनों ने जो है अंग्रेज़ों की मदद करी थी 1857 की क्रांति को दबाने में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अवध की बेगम हजरत महल। इन्होंने कहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो लखनऊ से। लखनऊ से इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर
सैयद अहमद खान, इन्हीं के द्वारा जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या है देख लेते हैं यहाँ पे। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, इसको हम किस आंदोलन के रूप में जानते हैं? आपको बताना है। तो इसको जो है हम किस आंदोलन के रूप में जानते हैं? तो स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है यह भारतीयों से अपील की गई थी कि वे सिर्फ भारत में निर्मित, भारतीयों के द्वारा निर्मित ही उत्पादों का, कपड़ों का ही इस्तेमाल करें, स्वदेशी कपड़ों का, स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो इस आंदोलन को हम किस नाम से जानते हैं? स्वदेशी आंदोलन के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा और उसे मारने का प्रयास किया, जो कि पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी का मजिस्ट्रेट था? आपको बताना है उस ब्रिटिश जज का नाम जिसको मारने की कोशिश की गई थी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा मुजफ्फरपुर में। तो इस जज का क्या नाम था? किंग्सफोर्ड। आप याद रखिएगा, यह था किंग्सफोर्ड। इसी को जो है मुजफ्फरनगर में मारने का प्रयास किया गया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इसी इंसिडेंट के बाद, इसी घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी और खुदीराम बोस को जो है फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसी घटना के बाद खुदीराम बोस को जो है फांसी की सज़ा दे दी और प्रफुल्ल चाकू ने जो है खुद को गोली मार ली, आत्महत्या कर ली थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना जो है कब की थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह सभा की जो स्थापना है फरवरी 1919 में की गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? इसमें से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, आपसे पूछा जा रहा है। तो किन्नौर जिला आपको मिलेगा, हिमाचल प्रदेश का यह जिला है जो कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। तो इसका जो बॉर्डर है यह तिब्बत के साथ लगता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। किन्नौर यह कहाँ का जिला है? तो हिमाचल प्रदेश का यह डिस्ट्रिक्ट है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है, किन्नौर, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित स्थानों में से एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से किसको जाना जाता है? इन 4 स्थानों में से किस स्थान को जो है एमरेल्ड द्वीप समूह कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसी को जो है एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट में से एक नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से जो है आपका बाड़ासूर जो है यह हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट में से नहीं आया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाड़ासूर इसमें सम्मिलित नहीं है। इसमें से बाकी जो चैल हो गया, रानीखेत हो गया, नैनीताल हो गया, सभी आपके हिमाचल के पहाड़ी रिजॉर्ट के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो बाड़ासूर है यह पहाड़ी रिजॉर्ट के अंतर्गत नहीं आता। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाड़ासूर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? सिपकिला दर्रा जो है हिमालय की किस घाटी में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिपकिला दर्रा जो है हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतलज घाटी। इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, सतलज घाटी। तथा यह जो सिपकिला दर्रा है आपको कहाँ पर मिलेगा? सिपकिला दर्रा आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा जो सतलुज नदी है, इसी दर्रे से जो है भारत में प्रवेश भी करती है। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, इसकी उत्पत्ति स्थल आपसे पूछा जा रहा है।
तो पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहीं से जो है अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ की जो है उत्पत्ति होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन है? न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो आप याद रखिएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा जो है एमएसपी का निर्धारण होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमएसपी। पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है, इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत सबसे 3 स्तरीय प्रणाली में सबसे निम्न पर कौन आता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायतें। जो पंचायती राज व्यवस्था है, आपको पता होगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था यह 3 स्तरीय व्यवस्था है, तो इसमें सबसे निम्न पे कौन आता है? तो सबसे निम्न पर आती हैं ग्राम पंचायतें। तो आप इसे याद रखिएगा। इन 3 पंचायती राज की व्यवस्थाओं में कौन कौन आता है? जिला परिषद या जिला पंचायत पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आपका क्षेत्र पंचायत है, और तीसरे नंबर पे आपका ग्राम पंचायत है। तो ग्राम पंचायत जो है सबसे निम्न स्तर पे यानी कि सबसे आखिरी में आती है, तीसरे नंबर पे आती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकरण किसे माना जाता किसे प्राप्त है? तो म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों का जो सबसे इनको विनियमित करने वाले संस्थान है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इनको विनियमित करने वाला संस्थान है सेबी। सेबी के द्वारा जो है इन्हीं बाज़ारों का जो है इन्हीं बाज़ारों को रेगुलेट किया जाता है। तो आप याद रखिएगा सेबी यानी कि आपका क्या हो जाएगा? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सेबी के नाम से भी जानते हैं। इसी के द्वारा जो है इन बाज़ारों को जो है रेगुलेट किया जाता है। म्यूचुअल फंड को और शेयर बाज़ारों को जो है सेबी के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंग्लिश में इसका पूरा नाम है। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में जब दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो कितने बैंकों का किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो दूसरी बार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण था यह जो है 6 बैंकों का किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 बैंक। कब किया गया था? 15 अप्रैल 1980 को। दूसरी बार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण था यह 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। जिनकी जमा पूंजी 200 करोड़ रुपए या उससे अधिक थी, उन्हीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये बैंक कौन कौन से थे? तो ये 6 बैंक थे। इनके बारे में आप याद रखिएगा, बस नंबर आप याद रखिए कि 6 बैंक थे। तथा पहली बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो पहली बार जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ या उससे अधिक थी। 14 जुलाई 1969 को पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और दूसरी बार कब किया गया? तो 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार किया गया 6 बैंकों का। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखी गई है? तो अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी जो न्यूनतम आयु सीमा है वह कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं लोकसभा का अगर आपको मेंबर बनना है, सदस्य बनना है, तो आपकी न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को क्या माना जाता है? भारतीय संविधान को संघीय माना जाता है, एकात्मक माना जाता है, संसदीय माना जाता है, या रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना जाता है? क्या माना जाता है आपको बताना है। तो भारतीय संविधान को जो है रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। ये संविधान की विशेषता से प्रश्न है। आपके सिलेबस में दिया होगा कि भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं के टॉपिक से ये प्रश्न यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की बात करता है? तो कानून के समक्ष समानता की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर्टिकल जो है 14 जो है कानून के समक्ष जो है समानता की बात करता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आर्टिकल 14 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल 14 जो है किसकी बात करता है? कानून के समक्ष सभी समान हैं। 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है कितने वर्षों का होता है?
तो 5 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो हमारे भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 368 है इसका संबंध किससे हो जाएगा? अमेंडमेंट से। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसी का वर्णन जो है अनुच्छेद 368 में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1955 में जो है हिंदू विवाह अधिनियम को लागू किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1955। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम आपको बताना है कि जो आवृत्ति होती है इसको हम किसके द्वारा मापते हैं? तो हर्ट्ज के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। हर्ट्ज से जो है आवृत्ति का मापन किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मोहिनी अट्टम जो है नृत्य, यह किस राज्य का नृत्य है आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट है। मोहिनी अट्टम जो है आपका क्लासिकल डांस जो है होते हैं हमारे, शास्त्रीय जो नृत्य हमारे उसी के अंतर्गत आता है। तो यह किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो यह जो है केरल का क्लासिकल डांस है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, केरल का यह क्लासिकल डांस है मोहिनी अट्टम। एक और क्लासिकल डांस केरल का फेमस है, उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि केरल का एक और कौन सा क्लासिकल डांस है जो फेमस है। आपको क्लासिकल डांस के बारे में पता होना चाहिए कि किस राज्य के कौन से क्लासिकल डांस फेमस है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? पहली बार भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था आपसे पूछा जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार जो है पहली बार 1954 में दिया गया था। ये चीज़ सबसे पहले आपको याद रखनी है कि पहली बार जो है भारत रत्न पुरस्कार 1954 में दिया गया था। और टोटल जो है 3 लोगों को दिया गया था। कितने लोगों को? टोटल 3 लोगों को दिया गया था। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी कि इन तीनों लोगों को जो है पहली बार 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। लास्ट के 2 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा? एंटोमोलॉजी का जो संबंध है यह किससे हो जाएगा आपसे पूछा जा रहा है। तो एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है? कीट पतंगों के अध्ययन से रिलेटेड है आपकी एंटोमोलॉजी। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। कीटों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राज्यसभा हमारा अपर सदन माना जाता है, हमारा उच्च सदन माना जाता है। और यह जो है इसका जो है इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, यह हमारा एक अस्थाई सदन है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, नामित किया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 12 सदस्यों को जो है नामित किया जाता है राज्यसभा में। किसके द्वारा? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। राज्यसभा को हम अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं, यह हमारा उच्च सदन है। और लोकसभा को हम लोअर हाउस यानी कि निचले सदन के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह प्रैक्टिस सेट आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।